क्या दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी दंगाई था? यह सवाल है जो इस वक्त दुनिया में पूछा जा रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हम किसको मानते हैं? अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश और उसका राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, लेकिन जब वो राष्ट्रपति का चुनाव दूसरे कार्यकाल के लिए हार गए तो इल्जाम है कि उन्होंने दंगाइयों का आह्वान किया, दंगे का आह्वान किया। अब हो रही है सुनवाई। क्या है सुनवाई? ये अमेरिका की बात है। ये 9 जून की शाम की बात है। ये शाम आम दिनों से अलग थी। ज्यादातर जनता शाम का लुत्फ उठाने के बजाय टीवी के सामने दमसादे बैठी थी। कई शहरों में तो पब्लिक पार्क में बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई थी। ये कोई शो नहीं था, मनोरंजन का कार्यक्रम या मैच नहीं था। ये एक सुनवाई की बात जो हो रही थी। अमेरिका में संसदीय कमेटियों की सुनवाई अमूमन दिन के वक्त होती है, लंबे वक्त से परंपरा है। लेकिन 9 जून की सुनवाई के लिए इस परंपरा को तिलांजलि दी गई। कहा गया कि अमेरिका के इतिहास और लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। सुनवाई शाम को हुई और टीवी पर दिखाई गई। पर यह कैसी सुनवाई थी जिस पर अमेरिका का इतना कुछ दांव पर लगा था? ये मामला 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल दंगों से जुड़ा था। उस वक्त का जब आधिकारिक नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव हार चुके थे। उनकी कुर्सी जो बाइडेन की तरफ जाने वाली थी, लेकिन ट्रंप नतीजे को मानने के लिए तैयार नहीं थे। 6 जनवरी को उनके भाषण के बाद हजारों की भीड़ कैपिटल हिल में घुस गई। कैपिटल हिल में अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस की इमारत है। उस रोज कांग्रेस के अंदर बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने की तैयारी चल रही थी। पर तभी ट्रंप के समर्थकों ने वहां की जो संसद है उसमें तबाही मचा दी, इस पर कब्जा करने की कोशिश की। लोकतंत्र का दम भरने वाले अमेरिका के लिए ये नज़ारा दुर्लभ था और शर्मनाक भी। इन दंगों में 4 लोगों की मौत हुई और 4 पुलिस वालों ने बाद में सुसाइड भी कर लिया। 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। सबसे खतरनाक ये था कि दुनिया का सबसे सुरक्षित और उदार माने जाने वाला मुल्क अपने ही लोगों के आगे बेबस था। कालांतर में कैपिटल हिल दंगों में शामिल लोगों पर कार्रवाई हुई, कईयों को जेल भेजा गया, कई अभी भी सजा का इंतजार कर रहे हैं। पर इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप लगातार रैली कर रहे हैं। 2024 में अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं, जबकि उन पर हिंसा का सूत्रधार होने का आरोप है। और इसकी जांच के लिए कांग्रेस ने बनाई थी एक कमेटी। 11 महीनों तक चली पूछताछ के बाद कमेटी की पहली पब्लिक हीयरिंग यानी जन सुनवाई 9 जून को हुई। इस दौरान पूरी पड़ताल का सार पेश किया गया। इसमें ट्रंप के कई करीबियों से हुई पूछताछ की वीडियो क्लिप भी दिखाई गई। सबसे ज्यादा उत्सुकता डोनाल्ड ट्रंप के अटॉर्नी जनरल बिल बार, ट्रंप की बेटी इवांका और उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को लेकर थी। तो आज हम जानेंगे कि ट्रंप के करीबियों ने जांच कमेटी के सामने क्या राज खोले, कैपिटल हिल के दंगों में डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका थी और आगे इस मामले में क्या हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम है दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. दुनियादारी के इस एपिसोड के स्पॉन्सर हैं कुकू एफएम। ये एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको तमाम विधाओं से जुड़ा ज्ञान मिलेगा। वो फुंतड़ू कान में लगा लीजिएगा सुनने वाला, फिर आराम से ज्ञान बढ़ाते रहिएगा। अगर आप इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 50% की छूट मिलेगी, काहे से कि आप हमारे पक्के वाले दोस्त हैं। ये एलटी के दर्शकों के लिए पहले 500 यूजर्स के लिए छूट है। आपको कोड डालना होगा LT50। अब कोर्ट से वापस आते हैं कोर्ट की तरफ। एक किस्म का कोर्ट जहां पर सुनवाई हो रही है कैपिटल हिल दंगों की और जांच पड़ताल का सार पेश किया जा रहा है। पर इस सार तक हम आए, सुनवाई तक आए, इसके पहले जरा उन दंगों का रिवीजन कर लेते हैं। तारीख 6 जनवरी 2021 दोपहर के 12 बजे थे। व्हाइट हाउस के सामने एक छोटा सा मंच लगा था। ट्रंप के समर्थक उनके आने का इंतजार कर रहे थे और तभी कैपिटल हिल में सांसदों का जुटना भी शुरू हो गया था। वो बाइडेन की जीत की आधिकारिक पुष्टि करने वाले थे। उधर व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप ने अपना भाषण शुरू कर दिया। उनका भाषण 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चला। मेन पॉइंट सुन लीजिए क्या थे। ट्रंप बोले थे, यहां मौजूद सभी लोग कैपिटल हिल की तरफ शांति से मार्च करेंगे ताकि हमारी आवाज सुनी जा सके। मीडिया इतनी बड़ी भीड़ नहीं दिखाएगी। मैंने आज न्यूज चैनल देखे तो उसमें कुछ हजार लोग ही दिख रहे थे, पर यहां असल में बहुत बड़ी भीड़ मौजूद है। इसे मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। आप सब अपने कैमरे खोलिए और दिखाइए कि यहाँ कितने लोग साथ आए हैं। इस फेक न्यूज़ मीडिया को हमें ये दिखाना ही होगा। फिर वो बोले कि आज हम
अपनी चुनावी जीत को कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट्स द्वारा चुराते नहीं देखना चाहते। हम कभी हार नहीं मानेंगे, चोरी नहीं होने देंगे। मैं कुछ सबूत पेश करूंगा जो ये बताएंगे कि हमने वास्तव में ये चुनाव जीता है। ट्रंप बोले कि मैंने 2 चुनाव देखे, दोनों में जीत हासिल की। दूसरे चुनाव में पहले की तुलना में बड़े अंतर से जीत हासिल की। 7.5 करोड़ लोगों से भी ज्यादा ने हमें वोट दिया। पिछले चुनाव की तुलना में हमें 1 करोड़ 20 लाख वोट ज्यादा मिले, जो कि एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि स्टेट्स फिर से वोटिंग चाहते हैं, उनके साथ धोखा हुआ, उन्हें झूठी जानकारी दी गई। कई वर्षों से डेमोक्रेट्स धोखाधड़ी में लगे हैं, उनके साथ बहुत सारे कमजोर रिपब्लिकन भी हैं। मतलब उन्होंने अपनी पार्टी को भी लपेटे में लिया। फिर ट्रंप बोले कि आप में से बहुत सारे लोग मजबूत हैं, लेकिन कुछ बहुत कमजोर हैं। कमजोर लोगों ने आंखें मूंद ली हैं। अगर डेमोक्रेट्स के साथ ऐसा होता तो वो पूरे देश का हाल बेहाल कर देते। पर आप ये याद रखें कि आप मजबूत हैं, आप स्मार्ट हैं, आप किसी से भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आप असली लोग हैं, आप ही वे लोग हैं जिन्होंने इस राष्ट्र का निर्माण किया है। डेमोक्रेट्स ने ऐसी नीतियां बनाई जिन्होंने हमारी नौकरियों को छीन लिया, सेना को कमज़ोर किया, सीमाओं को खोला। अमेरिका के लिए सही नहीं है। जो बाइडेन कहते हैं मैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आप आखिर ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? आप वाकई ये कह रहे हैं कि आप अमेरिका को पहले पायदान पर नहीं देखना चाहते? ये अविश्वसनीय है। आखिरी में ट्रंप काका बोले कि हम लड़ेंगे, हम अंतिम सांस तक मुकाबला करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके पास अपना कहने के लिए कोई देश नहीं होगा। और फिर ये भी कि हम अपने सबसे रोचक एडवेंचर और सबसे मजबूत प्रयास की तरफ बढ़ रहे हैं। यह भी शुरू भी नहीं हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आंदोलन, हमारे बच्चों और हमारे प्यारे देश के नाम। इतना कुछ घट जाने के बाद भी मैं कहता हूँ बेस्ट इज येट टू कम। हम पेंसिल्वेनिया एवेन्यू तक मार्च करेंगे और कैपिटल तक भी जा रहे हैं। ये सारांश था जो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर भाषण दिया। इसमें बीच बीच में 2 शब्द आ रहे होंगे जो शायद कुछ साथियों को, दोस्तों को नए लगें, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। ये वहां की 2 प्रमुख पार्टियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से थे और डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडेन थे। आपको बराक ओबामा याद होंगे, वो डेमोक्रेट पार्टी के मेंबर रहे। आपको जॉर्ज बुश याद हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर थे। ये 2 वहां की मुख्य पार्टियां हैं। तो ट्रंप ने ये कहा कि जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जिन्होंने ट्रंप को हराया, कि इन्होंने और इनकी पार्टी ने गड़बड़ी की है। आपने गौर किया होगा उन्होंने अपने भाषण में तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेंस को भी संबोधित किया था। क्या कहा था उन्होंने पेंस से? कि वो बाइडेन की जीत को मानने से इनकार कर दें। ट्रंप ने कहा था कि माइक पेंस, मुझे उम्मीद है कि आप संविधान और देश की भलाई के लिए खड़े होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे निराशा होगी। पेंस ने ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप के भाषण के बीच में ही उनके समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में घुसना शुरू कर दिया था। भाषण के बाद ट्रंप तो लौट गए व्हाइट हाउस, समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लेने नहीं गए और समर्थक वो घुस गए कैपिटल हिल में। दोपहर के 1 बजे वहां पर संसद का ज्वाइंट सेशन शुरू हुआ, लेकिन आधे घंटे के अंदर ही हजारों प्रोटेस्टर्स अंदर दाखिल होने लगे। उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ होने लगी। इन सब के बीच ट्रंप माइक पेंस को लताड़ लगाते रहे। उन्होंने चुनावी नतीजों को फर्जी बताना जारी रखा, लेकिन जब हिंसा की खबरें बाहर आईं तब उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट कर इतनी कर ली कि प्रोटेस्टर्स संयम बरतें। पर तब तक देर हो चुकी थी। यह हिंसा 5 घंटे चली। उसके बाद पुलिस ने कैपिटल हिल को खाली कराने की कवायद पूरी की। वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगाया। फिर रात के 8 बजे संसद सत्र दोबारा शुरू हुआ। वोटिंग हुई जिसमें जो बाइडेन ने बहुमत साबित कर दिया। इसके बाद ट्रंप का जाना तय था। डेमोक्रेट्स ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया, लेकिन जो उनका दूसरा सदन है कांग्रेस के अलावा सेनेट, इसमें रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप की पार्टी का बहुमत था, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। 21 जनवरी 2021 को जो बाइडेन ने फिर राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उनकी सरकार कैपिटल हिल के मामले में स्वतंत्र जांच कराने के लिए तैयार थी, लेकिन एक बार फिर रिपब्लिकन्स ने इस पर वीटो किया। वो तैयार नहीं हुए। फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक सिलेक्ट कमेटी का गठन किया गया। इसमें 9 सांसद शामिल हुए, 7 डेमोक्रेटिक पार्टी के और 2 रिपब्लिकन पार्टी से आई लिज चेनी और एडम किसिंगर। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी इस कमेटी के तो खिलाफ थी, तो उन्होंने पार्टी लाइन से इतर जाने के लिए चेनी और किसिंगर को सेंसर कर दिया। इसके बावजूद वो कमेटी में बने रहे। लिज चेनी कमेटी की वाइस चेयर बनी। 27 जुलाई 2021 की पूछताछ जब शुरू हुई, जो पहला दिन था, तो इसमें फिर और लोगों की भी पेशी हुई। कौन था इसमें? कैपिटल हिल की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिस वाले। उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। पुलिस वाले तो और भी होंगे, बयान 4 के हुए। तब से अब तक ये सिलेक्ट कमेटी 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है और अब जाकर सुनवाई का प्रोसेस बंद दरवाजे से बाहर निकला। 9 जून को
पहला दिन था इसका, हमने बताया ना स्क्रीन लगी थी पार्क में। पहले दिन क्या हुआ, इस दिन सेलेक्ट कमेटी ने पब्लिक हियरिंग की शुरुआत की। इसमें क्या होगा, घटनाओं की कड़ी जोड़ी जाएगी, फिर तय किया जाएगा कि हिंसा और दंगों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। कमेटी जिम्मेदार लोगों की लिस्ट और आरोपों से जुड़े सबूत जस्टिस डिपार्टमेंट के पास रेफर कर सकती है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का अंतिम फैसला जस्टिस डिपार्टमेंट लेगा। लंबे वक्त से यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या हिंसा में ट्रंप की भूमिका थी, और अगर हाँ तो क्या भूमिका। कमेटी के चेयरमैन बेनी थॉम्पसन ने शुरू में ही इसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप पूरी साजिश के सूत्रधार थे, वो सत्ता के शांतिपूर्ण ट्रांसफर को रोकना चाहते थे। बेनी का यह बयान काफी अहम है क्योंकि अब कमेटी को अपने बयान को पुष्ट करने के लिए सबूत पेश करने होंगे। पहले दिन कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखाई गई। इनमें ट्रंप के कुछ करीबियों के बयान थे। सबसे पहले ट्रंप के अटॉर्नी जनरल रहे बिल बार की क्लिप दिखाई गई। बिल ने कमेटी के सामने बयान दिया कि मैंने ट्रंप को रोकने की कोशिश की थी, समझाया था कि फर्जीवाड़े के आरोप फालतू हैं। डोनाल्ड की बेटी इवांका ने भी कमेटी के सामने बिल के बयान से सहमति जताई, पापा के बयान से नहीं। उनके अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर निक क्वेस्टेड और पुलिस ऑफिसर कैरोलिन एडवर्ड्स ने भी गवाही दी। कैरोलिन बोली कि उनके सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया, उन्हें गद्दार और कुत्ता कहा गया। उन्होंने कमेटी के सामने कहा कि मैंने अपने जीवन में वैसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी कभी, जैसा कांग्रेस में हुआ। अब आगे क्या होगा, जून महीने में सिलेक्ट कमेटी की 6 सुनवाई होनी है। गवाह और सबूत पेश होंगे। आरोप तय होने के बाद रिपोर्ट जस्टिस डिपार्टमेंट के पास जाएगी और आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। रिपब्लिकन पार्टी ने पूरी सुनवाई को दिखावा करार दिया है और कहा है कि डेमोक्रेट्स लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ये तकरार लंबी चलने वाली है। आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। पर क्या इसके आधार पर ट्रंप को सजा होगी, ये दावा करना जल्दबाजी होगी। इस खेल में अभी आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको दुनियादारी में बताते रहेंगे। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी यूनाइटेड नेशंस से है। 9 जून को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी टेम्परेरी मेंबर्स के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसमें इक्वाडोर, जापान, माल्टा, स्विट्जरलैंड और मोजाम्बिक को चुना गया। इनका कार्यकाल जनवरी 2023 से शुरू होगा। अब आप पूछेंगे ये खबर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनका कार्यकाल पूरा होगा उनमें हमारा देश भारत भी है। 5 देश, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे, इनको ये नए देश रिप्लेस करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की सबसे ताकतवर इकाई बताई जाती है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर और 10 टेम्परेरी। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो का हक होता है। टेम्परेरी मेंबर्स का कार्यकाल 2 साल का होता है। नए सदस्यों के चुनाव पर भारत का रिएक्शन आया। यूएन में भारत के परमानेंट मिशन ने इन सदस्यों को बधाई दी। हमारे देश का कार्यकाल दिसंबर 2022 में खत्म होगा और उसी महीने हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भी करेंगे। भारत लंबे वक्त से सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि मौजूदा स्थिति जियोपॉलिटिक्स को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करती। ब्राजील, जापान और जर्मनी भी इस मांग में भारत के साथ रहे हैं। हालांकि हाल फिलहाल किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नजर नहीं आती। दूसरी सुर्खी ईरान से है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर संयंत्रों में लगे 27 सर्विलांस कैमरे हटाने का फैसला किया। आप कहोगे इतनी छोटी सी खबर है, कैमरे ही तो हटाए हैं, ये दुनियादारी में कैसे आ गया? समझिए अब इसको। इनके जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर निगरानी रखी जा रही थी कि कहीं ईरान बम तो नहीं बना रहा है, एटम बम। साल 2003 में ईरान में कई सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स का खुलासा हुआ था। ये पोल खुल गई थी, उसे समझौता करना पड़ा इसके बाद यूरोपीय देशों के साथ। तब ईरान ने निगरानी की इजाजत दी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को। इसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने न्यूक्लियर साइट्स पर 27 कैमरे लगाए थे, जिनको अब ईरान ने बंद कर दिया है। इस शटडाउन के बावजूद 40 और सर्विलांस कैमरे काम करते रहेंगे, जिन्हें 1970 में लगाया गया था। 1970 में ईरान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT पर दस्तखत किए थे। अब सवाल है कि ईरान ने ये कैमरे क्यों हटाए। दरअसल IAEA को पड़ताल के दौरान ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर यूरेनियम के निशान मिले, जो तय मात्रा से ज्यादा था। उन्होंने ईरान से सवाल किया पर सटीक उत्तर नहीं मिला। इसके बाद IAEA ने ईरान को सेंसर कर दिया। अब ईरान गुस्सा हो गया तो उसने कैमरे ही हटा दिए। IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी, उन्होंने क्या कहा? फैसले की आलोचना करते हुए बोले कि अगर महीने भर के अंदर ईरान ने अपना फैसला नहीं बदला तो फिर न्यूक्लियर डील आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब ये ईरान न्यूक्लियर डील क्या है? ईरान दावा करता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए है, लेकिन इजराइल और पश्चिमी देश इसको लेकर शंका में रहते हैं। उनकी चिंता यह है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है।
इसलिए 2015 में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने मिलकर ईरान के साथ डील की और इसके जरिए सुनिश्चित किया गया कि ईरान परमाणु बम न बनाए, जो बम से इतर टेक्नोलॉजी है उसको वो डेवलप करे और निगरानी में, और अगर बम बनाने की कोई कोशिश करेगा तो पहले से पता चल जाए निगरानी तंत्र के जरिए। कुछ समय तक डील पटरी पर रही। फिर 2018 में अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डील से अलग होने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने ईरान के ऊपर सख्त आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए, जबकि डील में यह था कि सैंक्शंस हटेंगे। 2022 में जो बाइडेन के कार्यकाल में इस डील पर बातचीत दोबारा से शुरू हुई, लेकिन मार्च से ये बातचीत किसी अनजान मोड़ पर अटकी है, मतलब आगे नहीं बढ़ रही है। आज की अगली सुर्खी रूस से है। 2 अपडेट हैं बड़े। पहला अपडेट रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा है। रूस की एक प्रॉक्सी अदालत ने 2 ब्रिटिश और 1 मोरक्कन नागरिक को मौत की सजा सुनाई है। तीनों को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया था। रूस का आरोप, ये लोग किराए के सैनिक बनकर लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। इनके ऊपर हिंसा करने और आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लेने का इल्जाम था। ब्रिटिश नागरिकों के घर वालों ने इन आरोपों को मनगढ़ंत बताया। उनका कहना है कि वे यूक्रेन आर्मी का हिस्सा है, कोई किराए के सैनिक नहीं, इसलिए उन्हें युद्ध बंदी का दर्जा मिलना चाहिए। ब्रिटेन और यूक्रेन ने भी रूस से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की अपील की है। जहां तक रूस की प्रॉक्सी अदालत की बात है, ये पूर्वी यूक्रेन के दोनेश्क में काम कर रही है। दोनेश्क ने फरवरी 2022 में खुद को आज़ाद घोषित किया था। अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे मान्यता नहीं दी है। अगला अपडेट एक मौत से जुड़ा है। 9 जून को मॉस्को में रूसी खुफिया एजेंट दिमित्री कोवतुन की मौत हुई। वजह कोविड-19 बताई गई। कोवतुन का नाम चर्चा में इसलिए क्योंकि 16 बरस पहले उनकी एक हरकत से समूचा ब्रिटेन थर्रा गया था। कोवतुन पर एफएसबी के एजेंट रहे एलेक्जेंडर लिवियेंको की हत्या का आरोप था। लिवियेंको एक वक्त पुतिन के सबसे खास आदमियों में से एक था। उन्हें मशहूर उद्योगपति और पुतिन के आलोचक बोरिस बेरोजोस्की को मारने की सुपारी मिली थी, लेकिन उन्होंने बेरोजोस्की से हाथ मिला लिया। डबल क्रॉस। लिवियेंको ने मीडिया के सामने सारा कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया था। इसके लिए उन्हें एजेंसी से बर्खास्त कर दिया गया था। कुछ वक्त तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद लिवियेंको ने ब्रिटेन में शरण ले ली। वहां उन्होंने किताब लिखकर पुतिन पर कई संगीन इल्जाम लगाए। नवंबर 2006 में लिवियेंको एक होटल में 2 रूसी नागरिकों से मिले, कॉफी पी, घर जाते ही बीमार पड़ गए, शरीर तड़पने लगा। अस्पताल में जांच हुई तो पता चला उन्हें पोलोनियम दिया गया था। ये केमिकल सिर्फ और सिर्फ रूस में बनता है और इसका यूज न्यूक्लियर ट्रिगर के लिए किया जाता था और इसके इस्तेमाल के लिए राष्ट्रपति पुतिन की मंजूरी जरूरी थी। जिन 2 रूसी नागरिकों ने होटल में लिवियेंको से मुलाकात की, उनमें से एक दिमित्री कोवतुन था। स्कॉटलैंड यार्ड ने पूरे लंदन में जांच की, हर उस जगह पर रेडिएशन के स्तर को मापा जहां पर लुगोवे और कोवतुन गए थे। स्कॉटलैंड यार्ड को इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि पोलोनियम 210 उन्हीं के जरिए ब्रिटेन पहुंचा था और उन्हीं दोनों ने मिलकर लिवियेंको को जहर दिया था। ब्रिटेन ने दोनों को प्रत्यर्पित करने की मांग की, लेकिन रूस ने इससे इनकार कर दिया। सितंबर 2021 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने लिवियेंको की हत्या के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था और तब रूस ने कहा था, हम ये फैसला नहीं मानते। एलेक्जेंडर लिवियेंको की कहानी हम दुनियादारी में विस्तार से सुना चुके हैं। दिलचस्पी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है सोमवार को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शनिवार को मास्टर क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। भैया शनिवार को ही आती है ना? हमको भी देखिए कई बार तस्दीक करनी पड़ती है, इतने सारे प्रोग्राम हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। इस बार की मास्टर क्लास में हम विस्तार से बात करेंगे कि ये जो अरब मुल्क हैं, गल्फ देश हैं, ये भारत के लिए क्यों इतने ज़रूरी हैं और देश में हालिया जो राजनीतिक विवाद हुआ है पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद, उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संकट क्यों पैदा हुआ, भारत ने इसको कैसे रिजॉल्व किया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन देशों से रिश्ते कैसे प्रगाढ़ हुए थे और अब आगे क्या होगा, ये सब आप देखेंगे विद्वानों के मार्फत दुनियादारी के खास वीकेंड एपिसोड में, जिसका नाम है मास्टर क्लास। शुक्रिया, शुभ रात्रि।